वेल डॉग फ्रेंड्स, वन पीस का एक और नया एपिसोड आ गया। एपिसोड नंबर 1141। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं डोरी और ब्रॉगी को, जो कि एगेट आइलैंड पहुंच चुके हैं स्ट्रॉ हैट्स की मदद करने के लिए। उन दोनों जाइंट्स को देखकर सारे नेवी की तो मानो हालत ही खराब हो गई। वो दोनों अपने रास्ते में आते हुए सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं और साथ ही ओइमो और काशी से ये कहते हैं कि जितने भी शिप्स है सभी को डिस्ट्रॉय कर दो ताकि वो मेरे रास्ते में आ न सके। वो दोनों बिल्कुल वैसा ही करते हैं, अपने ही मस्ती में सारे शिप को हंसते खेलते डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। बचे हुए कुछ सोल्जर्स अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस जाइंट पायरेट के क्रू को डोरी और ब्रॉगी लीड कर रहे हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतने सारे वॉरियर्स इस आइलैंड में कर क्या रहे हैं। वो नेवी सोल्जर्स उन सभी पर कैनन से भी हमला करने की कोशिश करते हैं, पर अफसोस बेचारे कोशिश ही करते रह जाते हैं और इसी कोशिश में उनकी शिप ही तबाह हो जाती है। जैसे जैसे डोरी और ब्रॉगी आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही उसब की नजर उन दोनों पर पड़ती है, जो कि दूरबीन से मानो बाहर का एक तरह से मुआयना ही कर रहा था। उसब हैरान होकर कहता है, ये तो मास्टर है, ये आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं। वहीं बगल में नामी भी थी, जो कहती है कि यहाँ तो ओइमो और काशिमो भी आ गए हैं। उन सभी को देखकर चॉपर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो सब कहता है कि अगर ये लोग यहाँ आए हैं तो जरूर ये लोग हमें यहाँ से बचा कर ले जाएंगे। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर इन सभी जाइंट्स की मुलाकात स्ट्रॉ हैट से कैसे और कहाँ हुई थी। तो हमेशा की तरह लूफी एडवेंचर करते करते पहुंच जाता है लिटिल गार्डन की ओर, जो की है आइलैंड ऑफ जाइंट्स। वो आइलैंड भरा हुआ है डायनासोर और जाइंट से। इसी आइलैंड में उन सभी की मुलाकात होती है डोरी और ब्रॉगी से, जो कि अपनी आपसी किसी अनबन के कारण हमेशा ही लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। इन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इन दोनों ने अपने क्रू को भी डिसबैंडन कर दिया था। जब लूफी और उसब ने इन दोनों के लड़ने का कारण पूछा तो इन दोनों को खुद ही याद नहीं था कि आखिर वो कारण क्या है, पर इसके बावजूद भी वो दोनों इतने सालों से लड़ते ही आ रहे हैं। यहीं पर उसब और लूफी उन दोनों के मैनली प्राइड को देखता है, जो कि एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार ही नहीं है, और उसब तो ठान ही लेता है कि वो भी इन दोनों की तरह ही एक वॉरियर बनेगा। वो दोनों जाइंट एक बार फिर स्ट्रॉ हैट्स के सामने लड़ाई करते हैं, पर इस बार डोरी हार जाता है क्योंकि उसके साथ एक गंदा चाल चला गया था। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसके पीछे का कारण ब्रॉगी हो, बल्कि ब्रॉगी को भी मोम के अंदर कैद कर लिया जाता है। तभी हमारे स्ट्रॉ हैट्स उन दोनों की मदद करते हैं और उस मुश्किल से उन्हें निकाल देते हैं, जिसके बाद से ही ये दोनों जाइंट ठान लेते हैं कि फ्यूचर में अगर कभी भी इन सभी की जरूरत पड़ेगी उन्हें, तो वो दोनों उनकी मदद करने वहाँ जरूर जाएंगे, चाहे वो जगह कोई भी हो। इसके बाद स्ट्रॉ हैट्स की मुलाकात होती है ओइमो और काशिमो से, जिन्हें गवर्नमेंट ने धोखे से एनिस लॉबी का गेट कीपर बना कर रखा था भाई। पर जब स्ट्रॉ हैट्स उन दोनों को सच्चाई से वाकिफ करा देते हैं, तो वो दोनों नेवी को पेलकर वहाँ से आजाद होकर चले जाते हैं। अब हम आते हैं प्रेजेंट टाइमलाइन की ओर, जहाँ एडिसन उसब से कह रहा होता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये तुम्हारे दोस्त हैं, और उन्हें देखकर लग रहा है कि क्लियरली वो तुम्हारे ही साइड हैं, क्योंकि वो सिर्फ नेवी पर ही अटैक कर रहे हैं। साथ ही वो उन सभी को ये भी बताता है कि उन्हें जब पता चला होगा तो वो तुरंत ही यहाँ आ गए होंगे, क्योंकि वैसे भी ये तो एक गवर्नमेंट रिलेटेड अटैक है और इसे तो न्यूज में आना ही है। इन सभी चीजों को जानने के बाद उसब उन सभी से कहता है, हमारे मास्टर यहाँ वॉर करने नहीं आए, बल्कि हमें यहाँ से बचाकर ले जाने आए हैं, तो हमें तैयार रहना चाहिए। तभी नामी ब्रुक को कॉल करती है और उसे पूछती है कि आखिर वो कहाँ है, पर उसे तो लिलिथ के चीखने की आवाज आती है। तभी ब्रुक कहता है, घबराओ मत, मैं तुम सभी के पास जल्दी ही आने वाला हूँ। इधर लिलिथ ब्रुक को एक फटका लगाते हुए कहती है, अबे ओ हड्डी के ढांचे, तूने बिना कुछ सोचे समझे एक ऐसी लंबी परत बना दी बर्फ की, जिससे हमारी शिप आगे बढ़ते ही जा रही है, पर उसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। अगर ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे तो हमारी शिप इस आइलैंड से नीचे गिर जाएगी। तभी ब्रुक कहता है, घबराओ मत, वैसे भी जल्दीबाजी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आइलैंड की दूसरी ओर हम जोरो और लूची को देखते हैं, जिनकी फाइट अभी तक चल ही रही है। उसी समय जिम्बे जोरो को क्रॉस करते हुए कहता है, हमें जल्दी करना होगा, हमें यहाँ से निकलना भी है, तो इस फाइट को ज्यादा लंबा मत खींचो। उन दोनों की फाइट को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो एक दूसरे के बराबर ही हैं। लूची जोरो से कहता है, तुम सभी तो इस आइलैंड में फंसी चुके हो, क्योंकि तुम लोग तो अपने सारे क्रूमेट्स के बिना यहाँ से जाने वाले हो नहीं। तभी जोरो उसके अटैक को डिफेंड करते हुए कहता है, बोल तो ऐसे रहा है रेबिलिया, जैसे कि ये फाइट तुम्हारे ही कंट्रोल में है। चल अब अपनी बकवास बंद कर और मुझे जल्दी से इस फाइट को खत्म करने दे। इसके बाद हमें आइलैंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारे पेसिफिस्टस नेवी शिप्स को डिस्ट्रॉय करते ही जा रहे थे। इतने सारे लॉसेस के बाद वाइस एडमिरल रेड किंग अपने सारे नेवी ऑफिसर्स को ये ऑर्डर देता है कि जितने भी स्मॉल वेसल शिप है वो उन्हें पीछे कर ले और सारे वॉरशिप को आगे कर दें, क्योंकि उनका टारगेट अब पेसिफिस्टा से। सोल्जर्स वैसा ही करते हैं, वो एक पेसिफिस्टा पर कैनन शूट कर उसे वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इधर आइलैंड के अंदर दो और मिस्टीरियस फिगर की एंट्री होती है, जो कि असल में ब्लैकबियर्ड क्रू से हैं। अब पता नहीं ये दोनों आखिर यहाँ क्या करने आए हैं।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है बोनी को, जो कि रिदम को सुनते ही समझ जाती है कि यहाँ पर निका आ चुका है। लूफी को देखते ही बोनी रोते रोते कहती है, तुम्हें पता भी नहीं कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जो सुनते ही लूफी कहता है, आए हम तो कितना समय से तुम्हारे साथी हैं। तब बोनी कहती है, हाँ पर मुझे ये थोड़ी ना पता था कि तुम्हें नीका हो। जो सुनकर लूफी भी परेशान कि अब ये नीका कौन है। तब बोनी कहती है, मैं हमेशा से ही तुम्हारी ऐसा रबर पंच थ्रो करना चाहती थी। तब लूफी को कुछ याद आता है और वो बोनी से कहते हैं कि हाँ मैंने देखा था तुम्हारे उस कमजोर छोटे से पंच को। जो सुनते ही बोनी कहती है, तो मुझे दिखाओ और सिखाओ कि आखिर मैं किसी को पंच कैसे करूँ। तुम्हें सैटन को पंच मारना होगा वेगापंक के खातिर। वेगापंक का नाम सुनते ही लूफी भी परेशान कि अब इसे क्या हुआ, पर जैसे ही उसकी नजर वेगापंक पर पड़ती है तो वो दंग रह जाता है। वेगापंक को तो देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपनी आखिरी सांसें ही गिन रहा हो। फिर क्या, लूफी उस पर अपने फुल पावर से पंच करने वाला था ही कि तब तक सैटन ने अपना पावर यूज कर दिया, जिससे कि लूफी हल्का सा पीछे फेंकाता है और उसके मुंह से खून आता है। पर सैटन के इस अटैक से लूफी पर कोई खास असर होता नहीं है। जिसके बाद लूफी सैटन के ऊपर क्या ही पंचों की बारिश करता है। बेचारा लूफी के पंचेस खाते खाते दूर बिल्डिंगों के नीचे जा गिरता है। और अब बोनी को ये यकीन हो गया था कि निका कोई लीजेंड नहीं बल्कि सच में एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा वॉरियर ऑफ लिबरेशन जो हंसते हंसते आएगा और सभी को फ्री कर ले जाएगा। इधर एटलस कुमा को उठाकर उन सभी को वहाँ से निकलने को कहती है, क्योंकि यही उन सभी का चांस है। वो उन सभी से कहती है कि अपने सूस में लगे होवर फंक्शन का यूज करो, जो तुम्हें उड़ाकर आइलैंड के ऊपर ले जाएगा। बोनी वेगापंक को भी साथ चलने को कहती है, पर वेगापंक मना कर देता है और कहता है कि तुम लोग आगे जाओ, वैसे भी मैं अगर हिलूं तो मैं मारा जाऊंगा। तभी पीछे से किजारू कहता है, अगर तुम नहीं भी हिलोगे तो भी मारे जाओगे, और उन सभी पर अपने लेजर बीम से अटैक कर देता है। तभी सांजी तेजी से आता है और उसके लेजर बीम को अपने एक ही लात से स्कैटर कर देता है, जो देखकर तो सभी लोग हैरान हो गए थे, यहाँ तक कि लूफी भी उसकी तारीफ करता है। सबसे ज्यादा शॉक तो किजारू हुआ था, उसके तो चेहरे तक में पसीने आने शुरू हो गए थे। फ्रैंकी के पूछने पर सांजी बताता है कि प्यार की ताकत किसी भी चीज को ब्लॉक कर सकती है, चाहे वो लाइट बीम ही क्यों ना हो। सांजी फ्रैंकी से कहता है कि वो बोनी को सेफ रखे और वहाँ से उन सभी को लेकर चला जाए। फ्रैंकी और एटलस बिल्कुल वैसा ही करते हैं। वो लोग बोनी और कुमा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद किजारू सांजी से कहता है, अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है, तब तो फिजिक्स के किसी रूल का कोई मतलब ही नहीं हुआ। इधर हम सैटन को देखते हैं, जो कि मलबो के अंदर से बाहर आ रहा होता है और उसके सामने वही दो मिस्टीरियस कैरेक्टर आ जाते हैं। वो सैटन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम 5 एल्डर्स को इस हालत में देखेंगे। सैटन भी उन दोनों को वहाँ देखकर थोड़ा हैरान होता है और उससे पूछ ही देता है कि आखिर तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। और वैसे भी मुझे कभी लगा नहीं था कि एक लेवल 6 की सैवेज किसी के सामने ऐसे ही अपने आप को सरेंडर कर देगी। जिस पर डिवॉन कहती है कि टीच कुछ खास है, और वैसे भी तुम्हें उसके ब्लड लाइन के बारे में तो पता ही होगा। तब सैटन उन दोनों से पूछता है, अगर तुम यहाँ आए हो तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा, तो बताओ अब तुम किस चीज के पीछे हो। जिस पर वो कहता है कि उसे पूरी दुनिया चाहिए, केजीएफ का छोटा भाई। ये सुनते ही सैटन उन दोनों पर हमला कर देता है, पर वो दोनों टेलीपोर्ट होकर आइलैंड के दूसरे पार्ट में चले जाते हैं। वो दोनों आइलैंड से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कैरी बाव आ जाता है। वो उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि उसे ब्लैक बियर्ड से मिलना है और उसके क्रू में शामिल होना है, और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। देखो भाई लोग, मुझे पता है कि मैंने एपिसोड नंबर 1141 नहीं डाला था, इसके लिए मैं आप सभी से तहे दिल से माफी मांगता हूँ। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि मुझे लगा एपिसोड नंबर 1142 आ ही जाएगा, तो मैंने सोचा अगर दोनों एपिसोड्स को एक ही साथ डाल दिया जाए तो एक तो होगा ये कि तुम सभी बोनी के गियर 5 को विटनेस कर लोगे, और दूसरा ये एपिसोड्स भाई बेवजह ही लंबा खींचा जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। पर अफसोस देखो क्या हुआ, उन्होंने स्पेशल एपिसोड ही रिलीज कर दिया। तो इस बार आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, अगले बार से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो अब हम सभी बढ़ते हैं पिछले सवाल के सही जवाब देने वाले की ओर। पिछले सवाल का सही जवाब था डोरियन ब्रोगी, और उसे दिया है ऋतिक साल्वे भाई ने, तो बिग शाउट आउट टू यू भाई। और इस वीडियो का सवाल है, तो बताओ आखिर मार्को के पास कौन सा डेविल फ्रूट पावर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ तुम सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।